हेलो स्टूडेंट। आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं रोल्स थ्योरम और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले मैं रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा और फिर इसके बाद उसके कुछ एप्लीकेशन मीन्स उसके प्रॉब्लम उसको कैसे हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है। फिर इसके बाद हम रोल्स थ्योरम का प्रूफ्स देखेंगे। मैंने इसके पहले अपने वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि डिफरेंशियबिलिटी कैसे दिखाते हैं, कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कंटिन्यूटी का डिस्कस कर चुका हूँ। सो आप उन वीडियो को देख लें, डिफरेंशियबिलिटी को कैसे निकाल फाइंड आउट करते हैं और कंटिन्यूटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो मैं रोल्स थ्योरम को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को उसके सबसे पहले उसका स्टेटमेंट बोलूँगा और फिर इसके बाद आप देखोगे उसके प्रॉब्लम्स बहुत ईजी आते हैं, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, जो भी प्रॉब्लम है अगर आपके रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छे से पता है तो आप उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। मैं उसका प्रूफ भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं उसका स्टेटमेंट यहाँ पास लिखता हूँ। स्टेटमेंट क्या है? रोल्स थ्योरम। ठीक। एक्चुअली रोल्स थ्योरम का जो मेनली एप्लीकेशन है वो फाइंड आउट करने के लिए होता है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव मीन्स जीरोज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसमें बहुत ही यूजफुल होती है रोल्स थ्योरम। मीन्स जीरोज से रिलेटेड मीन्स जैसे मान लो आपका जो स्टेटमेंट है उसी से आपको पता चल जाएगा किस बारे में बात कर रहे हैं हम। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, अगर कोई फंक्शन है इफ f of x is a function defined on closed interval a b। ठीक, आपके पास कोई एफ एक्स फंक्शन होगा जो किसी क्लोज इंटरवल a एंड b पर डिफाइन होगा। इस तीन कंडीशन है। फर्स्ट, पहली चीज ये बोलता है कि जो फंक्शन एफ एक्स होगा वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। इस इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। तो फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी कि एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई करना चाहिए। रोल्स थ्योरम में फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। सेकेंड, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मीन्स जो इंटरवल आपके पास गिवन है उसके ए पे एफ ऑफ ए और उसकी वैल्यू निकालो बी पे, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब इसके बाद रोल्स थ्योरम होगा तीनों कंडीशन कोई सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, तब रोल्स थ्योरम का आता है देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट सी मिलेगा हमें ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में सच दैट एफ ऑफ डैश सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये आपके पास स्टेटमेंट आप ध्यान से देख लो। सबसे पहली चीज एफ ऑफ एक्स जो होना चाहिए फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन है कि आपके पास क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, मीन्स एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए। फर्स्ट कंटिन्यूअस हो, सेकेंड क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, थर्ड क्या हो, दोनों की वैल्यू एफ ए और एफ बी पे इक्वल हो। तब एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तब हमें सी मिलेगा, देयर एग्जिस्ट बोल रहा है, ध्यान से देखना इस वर्ड को। देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट एक सी मिलेगा ए और बी के बीच में, जिसका मतलब है एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। मतलब कम से कम बोल रहा है। अगर आप इसको ज्योमेट्रिकल समझने जाओ, देखो मैं थोड़ा सा इसके क्वेश्चन करने से पहले इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊंगा और लास्ट में इसका प्रूफ बताऊंगा कि इसको प्रूफ कैसे करोगे आप। ठीक, अगर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आप जा रहे हो तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि मान लो आपके पास ये पॉइंट है आपके पास ए और ये पॉइंट है बी। मान लो एफ ए यहां मिला हमें और एफ बी मान लो यहां मिला। ये दोनों क्या बोल रहा है, इक्वल बोल रहा है। ये एफ ए हो गया, यहीं पास मैं लिख दे रहा हूँ एफ ए, और ये हमारा हो गया एफ बी। आप यहां से देखोगे तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। वाली कंडीशन कि एफ ए और एफ बी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल है। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में यहाँ आपको एक सी मिलेगा,
जहां पास जनरली ये बोला जाए कि एक पॉइंट तो हमें एग्जिस्ट ही करेगा जिस पॉइंट पे फंक्शन का जो स्लोप होगा, टेंजेंट जो होगी, जो भी आप यहाँ पास बोल सकते हो कि आपके पास अब एक ग्राफ ऐसा हो सकता है, या फिर दूसरे वाले कंडीशन में बोल सकते हो कि सर नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है, मीन्स ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, ठीक। या फिर आप बोल सकते हो सर जरूरी नहीं है एक ही बार ऐसा फोल्ड हो सकता है फंक्शन हमारा क्या करे, ऐसा जाए और ऐसे करके ऐसे फोल्ड हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। और ये ए और बी पे इक्वल हो, तो मैं इसके तीनों कंडीशन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये होगी ज्योमेट्रिकल मीनिंग की, मतलब एक पॉइंट आपके पास यहाँ सी मिल रहा है जिस पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मींस जो ये टेंजेंट है इसके ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मींस एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। आप ये बोल सकते हो टेंजेंट मींस कुछ और नहीं, स्लोप डी वाई बाय डी एक्स, ठीक, मतलब डिफरेंशिएशन। तो जिस पॉइंट पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसा मिलेगा। अगर आप दूसरा केस इसका डिस्कस करने वाले हो तो इसमें आप इसी ड्रॉ को आप इस तरीके से देख सकते हो। सेकेंड केस में आप इसको ऐसा बना लो, जैसे ये है ए और ये बना लो बी, ऐसे ड्रॉ कर लो, ये एफ ए होगा और ये एफ बी होगा, दोनों यहाँ से क्या है, इक्वल है। ये दोनों को इक्वल रखना है क्योंकि कंडीशन है हमारी इक्वल की, तो दोनों इक्वल होंगे। आप देख रहे हो यहाँ पास भी हमारा क्या हो रहा है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसकी स्लोप जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक। ये दूसरा केस बन गया। तीसरा केस में आप क्या बना सकते हो, आप बोलोगे सर तीसरा ड्रॉ में इसको मैं इसी को यहाँ बना रहा हूँ। थर्ड ड्रॉ में आप बोल सकते हो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब थर्ड केस में क्या करो, यहाँ से एफ ए को उठाओ और इसको ऐसे लेके जाओ, फिर ऐसे लेके जाओ, फिर ऐसे लेके जाओ, फिर ऐसे कर दो। ये देखो आपके पास ये वाला पॉइंट दोनों क्या है, इक्वल है। आप देख रहे हो यहाँ एक बार पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पास मिल रहा है, तीसरा पॉइंट यहाँ पास मिल रहा है, तो आपके पास कितने पॉइंट मिल गए, ये बी है और ये आपके पास ए है, ये आपके पास ए है और ये बी है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ रूल्स में गारंटी देता है कि एटलीस्ट कम से कम एक सी मिलेगा, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। आप इस केस में देख रहे हो आपके पास 3 मिल रहे हैं, C1 मिल रहा है, C2 मिल रहा है, C3 मिल रहा है, 3 केसेस हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जनरली ये बात किसके बारे में कर रहा है कि अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स, कोई भी फंक्शन मान लो मैं ले लेता हूँ एफ एक्स, इसको मैं रफ कर देता हूँ, जनरली इसका मीनिंग ये हो रहा है कि अगर कोई पास आपके पास फंक्शन है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप जानते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया, ठीक, और इंटरवल ले लिया मैं इसके पास -1 से 1, क्लोज इंटरवल -1 से 1, ठीक। भी सिर्फ इसको समझना आप, इसका स्टेटमेंट और इससे रिलेटेड चीज़ों को। अगर आप देखो तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन इसलिए सेटिस्फाई क्योंकि ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है -1 के 1 के बीच में। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, ओपन इंटरवल ए बी मीन्स -1 to 1, ठीक। थर्ड कंडीशन को देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप निकालो एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 निकालोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, इसका मतलब 1 + 1 = 2 आएगा। एफ ऑफ +1 निकालो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, 1 + 1 ये भी 2 आएगा। तो आप यहाँ से देख रहे हो क्लियरली एफ ऑफ -1 इक्वल है एफ ऑफ 1 के, मीन्स थर्ड कंडीशन भी डन है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये बोला है कि एक हमें सी मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए बी, तो आप देखो सी मिलना चाहिए।
इसको अगर वेरीफाई कर, अगर इसका ग्राफ देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो आप अगर देखते हो तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है ऐसे होता है, 0 से पास होता है। ये हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाने जाओगे तो कुछ 1 से पास होगा ऐसे। ठीक, अब कौन सा पॉइंट है ये 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। ये कौन सा पॉइंट है ये जैसे आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या मिलेगा, 2x। एफ डैश सी को क्या बोल रहा है, 0। इसका मतलब 2c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0। यहाँ कहीं आपके पास क्या होगा, -1, और यहाँ कहीं क्या होगा, +1। आप देख रहे हो एक पॉइंट यहाँ पास आपको मिल रहा है c, और ये पॉइंट कुछ और नहीं, जहां पर स्लोप 0 हो रहा है, क्या है, 0 है। ग्राफ से ही पता चल रहा है फंक्शन यहाँ से फोल्ड हो रहा है, यहाँ से ऐसे फोल्ड हो रहा है। इस पॉइंट का नाम क्या बना, ये पॉइंट कौन सा है, c है, c मीन्स 0। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे हमारा, इस 0 पे हमारा जो स्लोप है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सॉरी टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये टेंजेंट हुई हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब उस c की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 0 आई, जो -1 और +1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, तो ये रोलिस थ्योरम है। इसका जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूज होता है, बोलता है कि कोई भी फंक्शन दे देगा, उसको 2 जीरोस दे देगा, कंसेक्यूटिव जीरोस। मान लो आपके पास यही पास मैं ऐसे बोलूं कि ये दो, किसी भी फंक्शन के 2 कंसेक्यूटिव जीरोस हैं, मीन्स जीरोस होना, कंसेक्यूटिव जीरोस होना, मतलब जो इसकी तीसरी कंडीशन है, ये बोल रहा है ए और बी दो, मान लो इसके कंसेक्यूटिव जीरोस है, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों क्या होगा, 0। तो यहां से आप ये बोल सकते हैं ए और बी क्या है, 2 कंसेक्यूटिव जीरोस। मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो कि फंक्शन हमारा ए से भी पास हो रहा है और बी से भी पास हो रहा है। मान लो ये ए है और ये बी है। बोल रहा है कि गारंटी है इसकी कि 2 कंसेक्यूटिव जीरोस के बीच में, 2 कंसेक्यूटिव जीरोस के बीच में फंक्शन के डेरिवेटिव का भी एक जीरो जरूर होगा। रोलिस थ्योरम से आप बोल सकते हो, मतलब इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी हमें मिलेगा, जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। और ये सी किसका जीरोज है, एफ डैश एक्स का जीरोज है, जीरोज ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो ये मैक्सिमम यूजेस रहते हैं, इन्हीं 2 कंसेक्यूटिव जीरोज के बीच में एक फंक्शन के डेरिवेटिव का जीरोज भी क्या करेगा, लाई करेगा, एटलीस्ट बोल रहा है रोलिस थ्योरम, कम से कम। ठीक, तो ये मैक्सिमम यूज जेईई के एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो आप जैम का दिलाओगे, आईआईटी जैम का दिलाओगे, आप नेट का दिलाओगे, गेट का एग्जाम दिलाओगे, तब इसमें इन सब थ्योरम्स का यूज बहुत ही अच्छे से करना रहता है, और क्वेश्चन इसके अच्छे खासे आते हैं। ठीक, तो मैं कुछ इसके क्वेश्चंस करता हूँ जिसमें रोल्स थ्योरम को आपको अप्लाई करना है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेरीफाइज रोल्स थ्योरम, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऑन द इंटरवल 2 and 3, ऑन द इंटरवल 2 and 3 क्वेश्चन है आपके पास। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद होगा। रोल्स थ्योरम क्या बोलती है, अगर आपके पास एफ एक्स कोई फंक्शन है, पहला तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशियल होना चाहिए, और एफ ए और एफ बी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप यहाँ पास देखोगे ए और बी की जगह पे क्या है, ए की जगह पे 2 है और बी की जगह पे क्या है, 3 है। ठीक, तो यहाँ से हम फर्स्ट कंडीशन को पहले देखते हैं। जब सोल्यूशन करोगे फर्स्ट कंडीशन, सिंस ये हमारा क्या है, एफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है, और हमें पता होता है पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, और हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक,
तो वहाँ से आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। तो आप यहाँ से बोल सकते हो सिंस एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज अ पॉलिनोमियल, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशियल। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? एवरीवेयर डिफरेंशियल होता है। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और हर एक डिफरेंशियल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो पहली और दूसरी कंडीशन एक साथ क्या होगी? सेटिस्फाई कर गई। तो यहां से क्या हो गया? सो फर्स्ट कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी। सेकेंड कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अब थर्ड कंडीशन में आते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या होना चाहिए? आल्सो हम क्या निकालें? ए की वैल्यू क्या है? आल्सो ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3। ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। तो मैं इसको अब रफ कर दे रहा हूं, इसको आप यहां से देख रहे हो ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। तो यहां पास देखोगे तो रख के देखो, एफ ऑफ ए निकालना रहेगा, मीन्स ए की जगह 2 रखोगे तो एफ ऑफ 2 होगा। एफ ऑफ 2 इस इक्वेशन फर्स्ट में रख लो, ठीक। तो एफ ऑफ 2 जब निकालोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6 इक्वल टू 0। मीन्स एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। ऐसे ही आप निकाल लो एफ ऑफ 3, मीन्स एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 निकालोगे 3 के स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 माइनस 15 प्लस 6 इक्वल टू 0। मीन्स हियर ये थर्ड कंडीशन थी। हियर एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 3, मतलब ये हमारे रोले के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 10 लिखने का तरीका सब क्वेश्चन का एक सेम होगा जैसे इसको लिखा जा रहा है। दस ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, दस ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम के सभी कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। दस ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई। अब आप आगे बढ़ोगे, जब तक तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक आपको वो सी नहीं मिलने वाला है। अब आप आगे जाओगे, नाउ वी हैव टू शो दैट, तो हम क्या शो करने वाले हैं? नाउ वी हैव टू शो दैट, क्या शो करेंगे? क्या दिखाना रहता है? देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। देन वी हैव टू शो दैट देयर एग्जिस्ट सम, या एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग टू ए बी सच दैट, ए बी मीन्स ए और बी की जगह 2 and 3 है, सच दैट एफ डैश सी क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक। एफ डैश सी इक्वल टू 0। वी हैव, पहले हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स कितना है अपने पास? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आप एफ डैश एक्स निकालोगे यहाँ से क्या आएगा? 2x माइनस 5। एफ डैश सी क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से दिस इंप्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। नाउ एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करो? जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ सी रख दो। यहाँ से पास क्या आएगा? तो आपके पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज
2c माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू अपने पास क्या है 5/2 मीन्स 2.5। अब ये c कहाँ का होना चाहिए, 2 और 3 के बीच का होना चाहिए। thus c इक्वल टू 2.5 बिलोंग टू 2 and 3, क्योंकि 2.5 है 3 से पहले और 2 के बाद में है। सच दैट जिस पॉइंट पे f डैश c क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, हेंस हमारा रोल्स थ्योरम जो हो गया वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था पॉलिनोमियल का। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन करने वाला हूं मैं, वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं, उसमें आप कैसे फाइंड आउट करोगे उसको ध्यान से देखना है। ये पॉलिनोमियल के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो भी रहे वहाँ पास, वो सेम मेथड से सेम तरीके से आप बना सकते हो। अब मैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें एक आध क्वेश्चन और करेंगे, एक दो, फिर इसके बाद मैं इसका प्रूफ बताऊंगा आपको कि रोल्स थ्योरम का प्रूफ कैसे करेंगे। जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तुम्हारे पास f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x, f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x साइन x, e की पावर x साइन x इन इंटरवल 0 to पाई, इन इंटरवल 0 to पाई। ये सेकेंड क्वेश्चन है। अब फिर से रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट को आप याद करो। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट फिर से रिकॉल अगर करोगे तो इस एफ एक्स को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, एफ एक्स को डिफरेंशिएबल, एफ ए और एफ बी इक्वल होना चाहिए, तब देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ ऑफ एफ डैश सी इक्वल टू 0 होना। तो यहाँ से फिर से सेम चीज सोल्यूशन में, सिंस e की पावर x एंड साइन x, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, आर बोथ कंटिन्यूअस, आर बोथ कंटिन्यूअस, पूरे आर में कंटिन्यूअस हैं, आर बोथ कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, x के प्रत्येक वैल्यू के लिए दोनों क्या है, कंटिन्यूअस हैं। ठीक, अब कंटिन्यूटी में आपने पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, डिवाइड ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, डिवाइडेड डिनोमिनेटर विल नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इसी को अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास ई एक्स इंटू साइन एक्स दोनों का प्रोडक्ट है, दिस इंप्लाइज ई एक्स इंटू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, ई एक्स और साइन एक्स दोनों क्या हो गए, कंटिन्यूअस हो गया, यानी उनका प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक, ठीक है, फर्स्ट केस क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to पाई, पहला कंडीशन डन। अब आता है सेकंड कंडीशन, इसको डिफरेंशियल दिखाना है। सेकंड कंडीशन जब आप जाओगे तो आप एक काम करो, इसको डेरिवेटिव निकाल के देखो, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ई की पावर एक्स साइन के क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक, फिर प्लस साइन एक्स ई की पावर एक्स से क्या होगा, ई की पावर एक्स। तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि क्या है, डिफरेंशियल है ई की पावर एक्स, ठीक। तो यहाँ से आप डिफरेंशिएट जैसे करते हो, ई की पावर एक्स को कॉमन ले लो, तो आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करते जाओ डिफरेंशियल होते जाएगा, मतलब इसको जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे डिफरेंशिएट होगा। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स, या फिर आप सिमिलरली यहाँ से सिंपल बोल सकते हो, ई की पावर एक्स डिफरेंशियल है, साइन एक्स भी डिफरेंशियल है, तो प्रोडक्ट, हाँ, तो यहीं से आप यहीं से बता दो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to पाई, 0 से पाई में क्या है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये तुम्हारा क्या होगा,
ये किसी भी वैल्यू के लिए हमारा ये फंक्शन जो है ये जो है इसको डिफ्रेंशिएट करते जाओ, x के किसी भी वैल्यू के लिए इनफाइनाइट नहीं बन रहा है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसलिए तुम्हारा क्या होगा 0 से पाई में डिफरेंस। सिंपल सा आप लॉजिक रखो, अगर आप डिफ्रेंशिएट कर लिए मतलब डेरिवेटिव निकल गया आपके फंक्शन का, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफ्रेंशिएट तो किया हमने। जैसे मान लो आप अगर मॉड एक्स लेते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स लेते हो, तो इसको जब ओपन करोगे तब माइनस एक्स आएगा, एक्स लेस देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। इसमें देखते हो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ पास हमारा डिफरेंशिएबल है क्योंकि हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया है, ये सिर्फ जीरो पे, बाकी अदर जगह पे हो सकता है, ठीक। तो एफ एक्स डिफरेंशियल हो गया। थर्ड केस में क्या करते हैं, थर्ड केस में ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जीरो है, और बी की वैल्यू कितनी है, पाई है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ जीरो निकालते हैं। नाउ एफ ऑफ जीरो निकालूंगा तो क्या आएगा, ई की पावर जीरो इंटू साइन ऑफ जीरो, साइन ऑफ जीरो जीरो होता है, जीरो आ गया। एफ ऑफ पाई निकालूंगा तो क्या आएगा, ई की पावर पाई इंटू साइन ऑफ पाई, और साइन पाई हमारा क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि साइन एन पाई जीरो होता है। एक चीज आप नोट रख लेना, साइन एन पाई इक्वल टू जीरो होता है फॉर एवरी एन बिलोंग टू इंटीजर, जितने भी एन इंटीजर से आएंगे सब के लिए साइन एन पाई क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से ई की पावर पाई नॉन जीरो रहेगा, इंटू ये जीरो हो गया, ये भी क्या आ गया, जीरो हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्लियरली दिख रहा है कि एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ पाई आपस में क्या है, इक्वल है। तो मतलब ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तब फिर से हमें एक सी मिलेगा, ठीक। हेंस एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, हेंस एफ ऑफ एक्स satisfied all the conditions of रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। तब हमारे पास अब एक सी मिलेगा, therefore there exists at least there exists C belong to A and B such that एफ डैश सी बराबर क्या हो जाए, जीरो, मतलब एफ डैश सी क्या हो जाए, उस पॉइंट पे जीरो हो जाए। अब यहाँ से करोगे एफ डैश सी रखोगे, मैंने डेरिवेट किया है जहाँ, तो हटाते हैं, अब आप देखोगे एफ डैश सी जो आया है, जो एफ डैश एक्स आया था वो था ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्या होने वाला है, जीरो होना है। तो एफ डैश सी रखते हैं, एक्स से सी रखोगे तो ई की पावर सी, ये आएगा साइन सी प्लस कॉस सी इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जीरो नहीं होता, बट ई की पावर सी इज नेवर भी जीरो, किसी भी फाइनाइट वैल्यू सी के लिए जीरो नहीं होगा, और एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ सी, सी के किसी भी फाइनाइट वैल्यू के लिए जीरो नहीं होने वाला है, ठीक। इसका मतलब जब किसी भी, तो हमें पता है जब दो नंबर होते हैं ए और बी, प्रोडक्ट जीरो है, आइदर ए विल बी जीरो और बी विल बी जीरो, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास ये नॉन जीरो है, इसका मतलब जीरो कौन होगा, फिर साइन सी प्लस कॉस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप कर सकते हो साइन सी और प्लस कॉस सी इक्वल टू जीरो है, तो इसको उधर भेज दो, तो साइन सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस कॉस सी। तो इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो साइन सी अपॉन कॉस सी इक्वल टू माइनस वन, तो साइन सी अपॉन कॉस सी कितना हो जाएगा, टेन सी इक्वल टू माइनस वन। अब हमें ये देखना है टेन की वैल्यू माइनस वन कितने डिग्री पे होती है। अगर आप वन देखोगे टेन की वैल्यू तो पाई बाई फोर पे 45 पे होती है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाओ आप, जैसे आप यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हो, ये पाई बाई फोर पे कितना होता है, ये वन होता है टेन, जो भी पाई बाई फोर वैल्यू आएगी उस पर वन रहता है। आप इसी को सेकेंड में चले जाओ, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस पाई बाई फोर, तो पाई माइनस पाई बाई फोर करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन आएगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं हम इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं, और माइनस टेन पाई बाई फोर को लिख सकते हैं हम टेन पाई माइनस पाई बाई फोर, टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, वो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस टेन थीटा, ठीक। तो यहाँ से आपके पास आएगा
ये tan c है, तो जो आपके पास वैल्यू आ रही है c की वो आएगी tan c इक्वल टू tan 3π/4। तो यहाँ से आपके पास c इक्वल टू आ जाएगा 3π/4 विच इज बिलोंग टू 0 एंड पाई। 0 और पाई के बीच में लाई करेगा 3π/4, ठीक, विच इज सेटिस्फाइज द रोलिस थ्योरम। ये भी रोलिस थ्योरम को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, और c की वैल्यू कितनी आई, 3π/4। ठीक, ये सेकेंड क्वेश्चन था। और आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन है कि केवल और केवल बोल रहा है कि ये चेक करो कि रोल्स थ्योरम इसमें अप्लीकेबल है या नहीं है। तो आप सिमिलरली देख लेना तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। जैसे मैं जब एक एग्जांपल लेता हूँ, f ऑफ x इक्वल टू मॉड x, और इंटरवल लिया -1 से 1, क्लोज इंटरवल -1 से 1 ले लो मान लो, ठीक। अब इसमें आपसे बोलेगा ये रोल्स थ्योरम इसमें अप्लीकेबल है या नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं है। क्यों? फर्स्ट कंडीशन, ये तो कंटिन्यूअस है, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, क्लोज इंटरवल -1 दूसरा, f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। -1 और 1 के बीच में 0 आता है, और ये -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो रोल्स थ्योरम क्या है, इसमें अप्लाई नहीं करते, नॉट अप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको रोल्स थ्योरम को चेक करना रहेगा, रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी उसमें अप्लाई करोगे, और जिस क्वेश्चन में नहीं होगी उसमें नहीं करना है, ठीक। कुछ एक क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं। जैसे आपके पास साइन x अपॉन e की पावर x है, इसको आप वेरीफाई करना। पॉलिनोमियल वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत इजीली हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक्स और आपके जो भी प्रेफर कर रहे हो बुक्स, पीटीआरएसयू में जो पाठक सर की बुक होगी, ठाकुर सर की बुक होगी, उसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं आप बनाओगे, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक। जैसे मैं मान लो एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, उसको डायरेक्ट मैं इसको अप्लीकेबल लगाऊंगा, आप उसको सॉल्व में डायरेक्ट करूंगा, आप उसको चेक करना। जैसे e की पावर x, f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन e की पावर x, f ऑफ x इक्वल टू साइन x अपॉन e की पावर x, ठीक। और इंटरवल इसका गिवन है ऑन 0 टू पाई, ऑन 0 टू पाई, 0 से पाई के बीच में इसको वेरीफाई करना, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेना आप। न्यूमरेटर वाला फॉर्मूला लगाओ, e की पावर x जो होता है वो नेवर भी 0 होगा किसी भी फाइनाइट वैल्यू के लिए। तो मैं डायरेक्ट, अगर पहली कंडीशन डन रहेगी इसमें, सेकेंड कंडीशन भी डन रहेगी, थर्ड कंडीशन में क्या होगा, f ऑफ 0 निकालोगे तो साइन 0 अपॉन e की पावर 0, मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। f ऑफ पाई निकालोगे फिर से साइन पाई अपॉन e की पावर पाई, फिर 0 आएगा। यहाँ से क्लियरली आपको मालूम पड़ रहा है कि f ऑफ 0 और f ऑफ पाई क्या है, आपस में इक्वल हैं, मतलब रोल्स थ्योरम को तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तब देयर एग्जिस्ट, हमें c मिलेगा a एंड b के बीच में, सच दैट f डैश c बराबर 0 होगा, f डैश c बराबर 0 होगा। इसमें c की वैल्यू 0 पाई रहेगा, यहाँ 0 और पाई के बीच में मिलना चाहिए एक c। तो अब हम क्या करते हैं, f डैश c निकाल लो, f डैश x निकाल लो पहले। f डैश x निकालोगे तो क्या आएगा, नीचे वाले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फार्मूला लगा सकते हो आप, तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले का करूँगा तो साइन का कितना होगा, कॉस एक्स माइनस साइन, और e की पावर x करूँगा तो e की पावर x ही होगा। तो यहाँ से आपके पास ऊपर से e की पावर x को कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास आएगा कॉस x माइनस साइन x अपॉन e की पावर x का स्क्वायर। एक e की पावर x से एक e की पावर x कट जाएगा, तो आपके पास f डैश x जो आ जाएगा वो आएगा कॉस x माइनस साइन x अपॉन e की पावर x। अब ये f डैश c इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, तो यहाँ से आपके पास आएगा कॉस c माइनस साइन c इक्वल टू अपॉन e की पावर c इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा कॉस c इक्वल टू साइन c, यहाँ 1 बना लो तो साइन c अपॉन कॉस c, यहाँ से आ जाएगा ये टेन सी, तो टेन सी इक्वल टू 1 हो गया। सिमिलरली पाई बाई 4,
0 और पाई के बीच में बिलोंग करता है, जिसकी वैल्यू होगी π/4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो tan c इक्वल टू tan π/4। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी, π/4 विच इज बिलोंग टू 0 एंड पाई। तो यहाँ से भी रोल्स थ्योरम और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको आप इजीली कर पाओगे। ठीक, अब मैं चलता हूँ इसके प्रूफ्स में। तो अगर आप ध्यान से इसके प्रूफ्स को आप देखना, हम जो कंडीशन गिवन है वो तीनों कंडीशन को लेके चलूँगा और वहीं से हम इसको प्रूफ की तरफ लेके जाएंगे। ठीक, आपको इसका स्टेटमेंट स्टार्टिंग में बता दिया था, उसको आप देख लेना स्टेटमेंट को, मैं इसका डायरेक्ट प्रूफ करता हूँ। ठीक, आपके स्टार्टिंग में क्या था, एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन होना चाहिए। ठीक, ये था। और दूसरा था, फर्स्ट कंडीशन थी एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देखिए इसके पहले मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया बाउंडनेस थ्योरम। तो मैंने उसमें डिस्कस किया था, अगर कोई भी फंक्शन है एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है तो उस इंटरवल में बाउंडेड होगा। ठीक, तो यहां से बोल सकते हो देयरफॉर इट इज बाउंडेड ऑन ए बी, देयरफॉर इट इज बाउंडेड, मतलब क्या होना चाहिए, बाउंडेड होगा एंड अटेन्स इट्स बाउंड, एंड अटेन्स इट्स बाउंड ए बी, इन ए बी में अपने बाउंड्स के क्या करेगा, वो अटेंड करेगा। ये बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो क्या होगा, उस इंटरवल में बाउंडेड होगा और अपने बाउंड्स को अटेन करेगा। मीन्स लोअर बाउंड और जो अपर बाउंड होंगे इसके, उसको क्या करेगा, अटेन करेगा, मतलब उस फंक्शन की वैल्यू उस पर मिलेंगी, लोअर बाउंड अपर बाउंड को टच करेगा, मीन्स अटेन करेगा। ये आपके पास पहले कंडीशन से आप इतना कंक्लूजन निकालें, ये इतना होगा। तो मान लेते हैं कैपिटल एम और स्मॉल एम क्या है, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। लेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर लीस्ट अपर बाउंड, एल यू बी मीन्स होगा लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में जो लिस्ट होगा लीस्ट अपर बाउंड, एंड जी एल बी ऑन ए बी। मीन्स कैपिटल एम और स्मॉल एम क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ऑफ एफ इन ए बी, सॉरी ऑफ एफ इन ए बी। ठीक, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों को अटेंड करेगा, तो हमारे पास दो पॉइंट मिलेंगे। देन देयर एग्जिस्ट सी एंड डी, ये दोनों कहाँ से आएंगे, ए बी से आएंगे। सी और डी ए बी से में आएंगे, जिस पर हमें अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को क्या करेगा, अटेंड करेगा। तो देयर एग्जिस्ट सी एंड बी बिलोंग टू ए बी सच दैट, इस प्रकार होगा कि एफ ऑफ सी बराबर क्या हो जाए, कैपिटल एम, एफ ऑफ डी बराबर क्या हो जाए, स्मॉल एम। ठीक, समझ आया? यहाँ पास सिंपल सा बोला जाए तो ऐसा बोल रहा है, अगर आपके पास एक फंक्शन है ए और बी के बीच में, कंटिन्यूअस है ए और बी के बीच में, मान लो ऐसा है। ठीक, तो क्या करेगा, वो अपने बाउंड्स को अटेन करेगा। मान लो ये आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और ये मान लो ये वाला सबसे लोवेस्ट है। तो बोल रहा है इन दोनों के बीच का कहीं ना कहीं आपको एक सी मिलेगा। मान लो यहाँ पास ऐसे बनाते हैं इसको, ऐसे बना देता हूँ। ठीक, तो ये आपका फंक्शन क्या हो रहा है, और नीचे लेके जाओ इसको, ऐसे कर, ऐसा है मान। तो ये आपके पास लोअर बाउंड मिल रहा है, मतलब इससे वैल्यू सारी वैल्यू अपर है और ये आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है। तो सिंपल सा बोल रहा है कि कोई ना कोई ए और बी के बीच में मिलेगा
जिस पर वो अपने बाउंड्स को क्या करेगा, अटेंड करेगा, मीन्स लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा उसे, जीएलबी बनेगा। तो वो सी और डी जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे डोमेन से सी और डी मिले, मान लो यहाँ सी मिल रहा है, यहाँ डी मिल रहा है, तो एफ ऑफ सी को क्या बोला, सर ये सी है कैपिटल, तो ये डी है, तो एफ ऑफ सी को कैपिटल एम मान रहा है ये, और एफ ऑफ डी को क्या मान रहा है, स्मॉल एम, बस यही है, ठीक। अब इसके यहाँ पास दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, या फिर m और n थ्रू आउट डोमेन में इक्वल हो जाए, मतलब ये वाली m और ये वाला n इक्वल हो जाए, या फिर दोनों अनइक्वल रहेगा, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, या दोनों आपस में नॉट इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पास दो केस आएंगे, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट क्या होगा, m और स्मॉल m और कैपिटल M क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और आइदर ये होने वाला है, और कैपिटल M स्मॉल m क्या हो जाए, नॉट इक्वल हो जाए, ठीक। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, या फिर ये दोनों नॉट इक्वल है। अगर फर्स्ट केस को डिस्कस करें, अगर हम केस नंबर फर्स्ट, इफ कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m, ये दोनों अगर इक्वल हो गया, कैपिटल और स्मॉल m दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या होगा, देन कुछ और नहीं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m हो जाएगा थ्रू आउट क्लोज इंटरवल ए बी। पूरे इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा, कैपिटल M होगा या स्मॉल m होगा, मतलब थ्रू आउट ए बी में क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन, मतलब ये तो बदल ही नहीं रहा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड दोनों आपस में इक्वल हो गया, एफ एक्स इक्वल हो गया, मतलब फंक्शन ना तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मतलब कांस्टेंट तरीके से जा रहा है। तो इसका मतलब एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया। अगर एफ एक्स कॉन्स्टेंट हो गया मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी टाइप का फंक्शन हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, जीरो, और एवरी एक्स बिलोंग टू ए बी, एक्स कोई भी ए बी से लेके आओ, ये हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। इन पर्टिकुलर कांस्टेंट को मान लो मैं यहाँ पास सी ना दे के क्या दे रहा हूँ, अल्फा दे रहा हूँ। इन पर्टिकुलर अगर यहाँ से x इक्वल टू सी ले लो तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, फॉर एवरी वेयर सी कहाँ से बिलोंग करेगा, ए एंड बी के बीच से बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट केस आपका डन हो गया, मतलब इन पर्टिकुलर मतलब सारे x के लिए जीरो हो रहा है, इसका मतलब एक सी यहाँ से जो भी सी उठाओगे उसके लिए भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इन पर्टिकुलर केस सी के लिए। तो आपका यही प्रूफ करना था, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। अब हम आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस हमारा थोड़ा ठीक है, क्योंकि इसमें तो कुछ करना नहीं था, हमने क्या माना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या हो जाए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जीएलबी एंड एलयूबी दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल। अगर दोनों आपस में इक्वल हो गया इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाता है, थ्रू आउट डोमेन में कांस्टेंट हो गया। और फंक्शन अगर थ्रू आउट डोमेन में कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर डेरिवेटिव पूरे थ्रू आउट डोमेन में जीरो है, इसका मतलब इन पर्टिकुलर किसी भी सी के लिए क्या होने वाला, जीरो होने वाला। सेकंड केस में आते हैं, इफ एम एंड एन, कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों क्या है, नॉट इक्वल। इसको अच्छे से वीडियो को देखोगे आपको समझ आ जाएगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में आप देखोगे कि हम कौन सा केस लेने वाले हैं, इफ कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों इक्वल ना हो। दोनों इक्वल नहीं है अगर, तो क्या होगा, कैपिटल एम हमारे पास क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है, स्मॉल एम क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सिंस हमारे पास गिवन था एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी, ये दोनों इक्वल था। अगर कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब एटलीस्ट एक नंबर मिलेगा कैपिटल एम एंड स्मॉल एम के बीच में, एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर between
एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर बिटवीन सॉरी नंबर एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। मतलब अगर एफ ए और बी इक्वल दिया है तो मतलब कोई भी एक नंबर होगा चाहे कैपिटल एम और स्मॉल एम विल बी डिफरेंट फ्रॉम द इक्वल वैल्यू, विल बी डिफरेंट फ्रॉम द इक्वल वैल्यू एफ ए एंड एफ बी। देखना m और n दोनों इक्वल नहीं है। अब आपके पास कंडीशन थी रोल्स थ्योरम की थर्ड वाली कि एफ ए और एफ बी आपस में क्या है, इक्वल है। तो एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर कैपिटल एम एंड स्मॉल एम विल बी डिफरेंट फ्रॉम द इक्वल वैल्यू एफ एंड एफ बी। सिंपल सा बोल रहा है कि या फिर m एफ ए से डिफरेंट होगा मान लो, या फिर m एफ बी से डिफरेंट होगा, या फिर स्मॉल m एफ ए से डिफरेंट होगा, मतलब दोनों इक्वल नहीं होंगे, या फिर स्मॉल m एफ बी से डिफरेंट होगा। कोई ना कोई एक वैल्यू क्या होगी एफ ए और एफ बी से क्या होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है, चाहे लीस्ट अपर बाउंड डिफरेंट हो चाहे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डिफरेंट हो। मैं सपोज मान के चलता हूँ, ऐसा मान के चल रहा हूँ, सपोज कैपिटल M जो है ना वो डिफरेंट है, कैपिटल M इक्वल टू एफ सी है मान लेता हूँ, और ये किससे डिफरेंट है, ये डिफरेंट है हमारा एफ ए एंड एफ बी से। एफ सी इज डिफरेंट फ्रॉम एफ ए एंड एफ बी। एफ सी जो है वो डिफरेंट है एफ ए और एफ बी से। तो मतलब कैपिटल M इक्वल टू एफ ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब डिफरेंट है, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंप्लाइज कर देगा कि C और A दोनों इक्वल नहीं है। या दूसरा केस कैपिटल M इक्वल टू एफ ऑफ C इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ B, ये भी इंप्लाइज कर देगा C इज नॉट इक्वल टू B, C और B दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, C ना तो A के बराबर है, C इज नॉट इक्वल टू A एंड C इज नॉट इक्वल टू B। इसका मतलब क्या हुआ कि C हमारा A और B के बीच का पॉइंट है, ठीक। इसका मतलब हुआ C हमारा क्या है, A और B के बीच का पॉइंट है। सिंस हमें पता है तीसरी कंडीशन से, सिंस f इज डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल इन ओपन इंटरवल ए बी, ये हमें पता है। ए बी में क्या है, f क्या है, डिफरेंशिएबल है, एंड C बिलोंग कर रहा है ए बी में, एंड C बिलोंग कर रहा है ए एंड बी में। इसका मतलब C पॉइंट पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। दिस इंप्लाइज f इज डिफरेंशिएबल एट C। अब आई बात काम की, आपने बता दिया C हमारा A और B के बीच का पॉइंट है। सबसे पहले क्या किया, आप सेकंड केस को फिर से एक बार अच्छे समझ लीजिए। मैंने लिया कि M और N, M और कैपिटल M और स्मॉल m दोनों इक्वल नहीं है। अगर कैपिटल M और स्मॉल m दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमारा जो केस दिया था एफ ए और एफ बी तो इक्वल है, रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर कैपिटल M एंड M स्मॉल m, कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में एक ऐसा नंबर होगा विल बी डिफरेंट फ्रॉम एफ ए एंड एफ बी। मतलब एफ ए और एफ बी से नंबर क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। मैंने मान लिया वो नंबर क्या है, कैपिटल M। आप स्मॉल m भी लेके केस कर सकते हो, सिमिलर केस बनेगा, ध्यान रखना। अगर आप स्मॉल m लेना चाहते हो स्मॉल m ले लेना। तो कैपिटल M इज नॉट इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू एफ सी इज डिफरेंट फ्रॉम एफ ए एंड एफ बी। मान लिया कि कैपिटल M जो है वो एफ सी से क्या है, डिफरेंट है। कैपिटल M इक्वल टू एफ सी जो है और एफ ए और एफ बी से क्या है, डिफरेंट है, ठीक। आपने मान के चला था कि अगर एफ ए और एफ बी इक्वल होने वाला है तो कम से कम एक ऐसा नंबर रहेगा M एंड M विल बी डिफरेंट फ्रॉम एफ ए एंड एफ बी, चाहे M रहे चाहे स्मॉल m रहे चाहे कैपिटल M रहे। तो आपने ये केस प्रोसीड किया, तो यहाँ से आपको मिल गया कि C हमारा ए बी के बीच का पॉइंट है, और आपको थर्ड कंडीशन से पता है कि ओपन इंटरवल ए बी में फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। इसका मतलब f डिफरेंशियल होगा C पे। अगर f C पे डिफरेंशियल है, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव L f डैश C क्या होगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ
सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये होगा। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश सी जो होगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, ठीक। बोथ का करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर एग्जिस्ट करेंगे और एंड इक्वल, दोनों एग्जिस्ट करेंगे और क्या होंगे, आर इक्वल, एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, एंड आर इक्वल, तब एफ डैश सी हमारा इक्वल किसके होने वाला है, एफ डैश सी, तो एफ डैश सी बोल देंगे, ठीक। ठीक, अब आपने दिखा दिया एफ डैश सी क्या है, इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, एग्जिस्ट करना चाहिए और इक्वल होना चाहिए एफ डैश सी। अब आपने जो सिंस मान के चला था, सिंस एफ ऑफ सी बराबर एज्यूम किया था एम, और एम हमारा था क्या, लीस्ट अपर बाउंड था, एल यू बी ऑफ एफ, एफ का लीस्ट अपर बाउंड था, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना, इसको देखो, जो सी पॉइंट है उस एफ सी पे वैल्यू क्या, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एम आ रही है, एम मतलब लीस्ट अपर बाउंड है उसका। इसका मतलब हुआ कि जो एफ ऑफ सी माइनस एच आएगा, सी माइनस एच, सी के पीछे जा रहे हो, वो किससे छोटा आएगा, एफ सी से। जैसे ये आपके पास सी पॉइंट है और यहाँ आएगा सी माइनस एच, आप इस पॉइंट को बोल रहे हो फंक्शन पे वैल्यू क्या आ रही है, एफ सी आ रहा है, और एफ सी को तुम आप कैपिटल एम दे रहे हो, मतलब लीस्ट अपर बाउंड नाम दे रहे हो, तो इधर पे वैल्यू क्या होने वाली है फिर, एफ सी माइनस एच, इससे छोटी होगी या बराबर होगी। अगर आप सी प्लस एच पे जा रहे हो, सी प्लस एच, तो इधर केस जा रहा है सी प्लस एच, तो एफ ऑफ सी प्लस एच पे, एफ ऑफ सी प्लस एच पे भी वैल्यू क्या होगी, सॉरी, क्योंकि ये सबसे बड़ा वैल्यू है, मतलब आप बोल रहे लीस्ट अपर बाउंड है, एफ ऑफ सी प्लस एच पे वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू जैसे यहाँ आया, इसको आप बोल रहे हो एफ ऑफ सी माइनस एच, ये फंक्शन है मान लो, तो यहाँ पास जो सी प्लस एच आएगा, इस पे भी वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ सी प्लस एच, मतलब सी प्लस एच पे वैल्यू भी एम से छोटी आएगी, और सी माइनस एच पे वैल्यू भी एम से छोटी आएगी, मीन्स एफ ऑफ सी माइनस एच लेस देन एफ सी होगा, और यहाँ से एफ ऑफ सी प्लस एच भी लेस देन क्या होगा, एफ सी होगा। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, दोनों केस में एक साथ लेके चल रहा हूं, तो यहां से आप बोल सकते हो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ सी माइनस एच जो होगा माइनस एफ सी जो होगा वो लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक। तो यहां से जो आएगा वो यहां से आ जाएगा एफ ऑफ सी माइनस एच जो होगा, सॉरी ध्यान से देखना, ये लेस देन जीरो हुआ, जीरो छोटा, ये नेगेटिव है, इसका मतलब हुआ आप यहाँ ले जाकर रखोगे लेफ्ट हैंड में, इसको भी हटा देते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, इस सेकंड केस सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अब देखो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी आपने निकाल लिया जीरो से छोटा, तो आप इधर देखो ऊपर में जीरो से छोटा आ गया और नीचे में माइनस एच है, ये भी माइनस में आएगी, माइनस में आएगा, इसका मतलब ये क्या आ गया, ओवरऑल जीरो से बड़ा। दिस इंप्लाइज एल एफ डैश सी क्या आ गया, जीरो से बड़ा। इसको ध्यान से देखना, ओवरऑल ऊपर की वैल्यू क्या है, इसको भी भूल जाओ, इसको देखो, इसको भी भूल जाओ, एफ ऑफ सी माइनस एच एफ सी क्या है, जीरो से छोटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो से बड़ा। सिमिलरली आप क्या करो, एफ ऑफ जो सी प्लस एच भी आएगा ना, वो क्या आएगा, एफ सी से छोटा आएगा, तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी जो आएगा वो जीरो से छोटा आएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ देखो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी,
किससे छोटा आ रहा है, 0 से। अपॉन में है पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हुआ, आर एफ डैश सी क्या आ गया, 0 से छोटा। एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 और 0 से छोटा आ रहा है। तो आपको इतना तो पता होगा दो डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन क्या है, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों, अगर ये वाला केस, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखना, ये वाला केस और ये वाला केस कब पॉसिबल होंगे, दोनों इक्वल कब होंगे, द टू डेरिवेटिव आर इक्वल इफ ईच क्या हो जाए, 0 हो जाए, ईच इक्वल टू 0 होगा तभी इक्वल होगा। ये और ये दोनों कौन से केस में इक्वल होंगे, जब 0 होगा, मीन्स एल एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू आर एफ डैश ऑफ सी, अगर इक्वल होगा तो क्या होने वाला है, 0। दिस इंप्लाइज एफ डैश ऑफ सी क्या हो गया, 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट अ पॉइंट सी, दिस इंप्लाइज एफ डैश सी इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास क्या पता चला कि हमें एक सी मिल गया ए और बी के बीच में, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो गया। सिमिलरली ये आपका थ्योरम प्रूफ हो चुका है। सिमिलरली आपने जैसे जूम किया था, एफ ऑफ सी इक्वल, इस बार डी ले लो आप, एफ और डी इक्वल टू स्मॉल एम में जूम कर लो, स्मॉल एम क्या था हमारा, जी एल डी ऑफ एफ। मैं बता रहा हूँ जैसे आपने वहाँ कैपिटल एम के लिए बस किया था, तो स्मॉल एम के लिए भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप प्रूफ कर सकते हो कि एफ डैश डी भी क्या आएगा, 0 आएगा, और डी भी हमारा सिमिलरली इसी तरीके से ए और बी के बीच से बिलोंग करेगा। ठीक, इस तरीके से हमने दिखा दिया कि हम रोलेस थ्योरम हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये आप सेकंड केस भी बता सकते हो, चाहे इससे प्रूफ करो चाहे सेकंड्स करो, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा तो आप इतना भी करोगे और इसको ऐसे लिख देना तो प्रूफ हो जाएगा। तो हमने आज रोलेस थ्योरम्स और उसके कुछ एप्लीकेशन के साथ साथ उसका प्रूफ देखा। प्रूफ को आप एक बार दो बार देखिए अच्छे से, आपको जरूर समझ में आएगा। आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सीक्वेंस और सीरीज डिस्कस करने वाला हूँ, जो पर्टिकुलर पूरा बीएससी का कवर करेगा वो, तो आप देखते रहें। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।